हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के बारे में। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि पहले आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्पेशली साइंस को टारगेट करते हुए हम लोग इस वीडियो को लाए हैं। दोस्तों, इसमें हमने वो सारे आयामों को कवर किया है। जैसे कि आप समझते हैं कि साइंस में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके फिजिक्स से भी आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, बायो से आते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज से आते हैं। ठीक है, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इन चारों सेक्शन को मिला करके आपका साइंस वाला पोर्शन तैयार होता है और यहीं से आपके 25 नंबर के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। आप समझिए कि 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर अगर साइंस आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंजॉय करो क्लास को। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है, पहला क्वेश्चन ये है कि वो पहला क्वेश्चन तो फिलहाल फिजिक्स का है जिसमें बात करेंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया किसी वीडियो में, मुझे ये याद नहीं, लेकिन किसी न किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि प्रकाश वर्ष है क्या। देखिए प्रकाश वर्ष लगने पे तो लगता है कि भैया ये समय है, लेकिन एक्चुअल में प्रकाश वर्ष समय नहीं है, बल्कि प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। देखिए यहाँ पे पूछा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष को अगर हम दूरी में देखते हैं तो इसके मतलब अब किलोमीटर में देखें, मीटर में देखें तो कितना होता है। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि 1 लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो दोस्तों इसका जो मान होता है वो होता है 9.461 गुणे 10 की घात 12। एक मिनट मैं इसको फिर से लिखता हूँ, इसको ना मैं फिर से मिटा करके लिखता हूँ, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं मैंने क्या बोला, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, चलो भाई फिर से आ गया एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको इस बात को ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है इसका मान। इस बात को आप सभी ने ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है पारसेक। क्या होता है दोस्तों? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है आपका पारसेक। क्या होता है? पारसेक। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है बट कोई बात नहीं, रिवीजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि ध्वनि की सबसे अधिक गति किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गति जो होती है वो होती किस में होती है? ठोस में। हाँ, क्वेश्चन याद है, उसमें एक्चुअल में जो ऑप्शन था वो था इस्पात का, ऑप्शन जो था वो इस्पात का था, लेकिन इस बार इसमें पूछ लिया कि भैया कि ठोस में या द्रव में या गैस में। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का संचरण जो होता है वो किसमें होता है दोस्तों? ठोस में होता है। ये बात आप सभी को पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किस पर आधारित है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे बोलते हैं, तो उसमें यह बोला जा रहा है कि ये नियम किस पर आधारित है। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि ये नियम जो है मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है, यानी कि संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, P बराबर होता है mv। यानी कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो बेसिकली मात्रक बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किसका मात्रक? संवेग का मात्रक। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग का संरक्षण न्यूटन का कौन सा नियम दर्शाता है, तो तीसरा, ये न्यूटन का तीसरा नियम किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो संवेग संरक्षण को दर्शाता है। क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा कि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछे आप जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों ये है कि जब किसी वस्तु को उसकी
लंबाई की दिशा में खींचा जाता है तो यह किस प्रकार के तनाव को अनुभव करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को उसकी लंबाई की दिशा में, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, अब इसकी लंबाई की दिशा में इसको क्या करेंगे, आप खींचेंगे, इसकी लंबाई की दिशा में जब आप खींचेंगे तो किस प्रकार के तनाव को, तो obvious सी बात है ये आपका तन्य तनाव को ये क्या करेगा, महसूस करेगा, अनुभव करेगा। यानी कि तन्य का मतलब क्या होता है, ये तन्यता इसमें देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु में होती है, तो दोस्तों वो होती है सोने में। किसमें होती है, सोने में सबसे ज्यादा तन्यता देखने को मिलता है। तन्यता एक ऐसा गुण होता है, किसी भी धातु को उसको कितना पतला करके उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, वो उसकी क्या होती है, तन्यता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। दोस्तों ओम का नियम V बराबर आई आर, और यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, सीधा आंसर ही आपको मिल गया। ओम का नियम जो दर्शाता है वो दर्शाता है V बराबर आई आर दर्शाता है। अगर हम बात करेंगे V की, तो V क्या है आपका वोल्टेज यानी कि विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा है, I आपका विद्युत धारा है, और R क्या है प्रतिरोध, क्या है R प्रतिरोध होता है, R आपका क्या है प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्टेज होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिलहाल ओम का नियम थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक, अरे भाई चले, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा I इंटू में क्या R, तो इसको लिख सकते हैं V बराबर आई आर लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपका वोल्टेज बढ़ रहा होगा उसी तरीके से धारा का मान भी बढ़ रहा होगा। इस तरीके से आप समझ पाएंगे। इस तरीके से इसका अगर मैं ग्राफ आपको दिखाऊं तो सेम उसी अनुपात में, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं R बराबर निकालने जाऊं तो R बराबर क्या होता है V अपॉन आई। आप इस बात को समझ पाएंगे, हमेशा इस बात को जानिए कि V और I का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। और ये है R क्या है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चाहे आप लिखें और चाहे आप इस साइन से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा काम अच्छा बना है, रिपीट करते हैं फिर से इसको। ओ चलिए ऐसे ही बनेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन फिलहाल इस बात को आप समझ पाए या नहीं, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिजिक्स के जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओम के नियम की। तो ओम के नियम के बारे में मैंने यही बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, उसमें परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों पर जो मतलब उसमें जो बहने वाली धारा होती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना विभवांतर होगा उस हिसाब से आपकी धारा बढ़ती जाएगी। इस बात को आपने ध्यान देना है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे हमारा एक कांस्टेंट क्या आ जा रहा है, आर आ जा रहा है, और यही आर हमारा क्या होता है, नियतांक होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को क्या बोलते हैं, हम प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का साइन कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, प्रतिरोध का साइन कुछ इस तरीके से होता है, और प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो मैंने सेक्शन है वो दोस्तों वो लिया हमने केमिस्ट्री से, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। ये तो हो गया जल का, जल का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, H2O। अगर मैं बात करूं इसके अणुभार की, ठीक है, अगर मैं इसके अणुभार की बात करूं तो देखो जल का यानी H2O फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं H2O की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी, 1, और 1 गुणे 2, और ऑक्सीजन की कितनी 16। तो 1 गुणे 2 प्लस और 16 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18। तो जल का अणुभार कितना हो जाता है दोस्तों, 18। लेकिन वहीं अगर आपसे ये पूछ लेता दोस्तों कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र, ठीक है, यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का सूत्र जो होता है D2O। इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगर इसका अणुभार आपसे पूछ ले, एग्जाम में पूछता भी है दोस्तों, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो इसका अगर अणुभार पूछता है तो आप इसको कैसे बताएंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है आपका जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या बोलते हैं कितना,
16 होता है। तो ऑक्सीजन का 16, लेकिन D2O है क्या? एक्चुअल में जो ड्यूटीरियम मैंने बोला, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक होता है 1H1, एक होता है 1S2 और एक होता है आपका 1S3। तो ये 1S2 जो होता है इसी को बोलते हैं हम ड्यूटीरियम। और ड्यूटीरियम के 2, यानी यहाँ पर 2 परमाणु होंगे ड्यूटीरियम के, तो यहाँ पर हो जाएगा एक एक, कितना हो जाएगा 2। और 2 होने का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर समझिए, जिससे मैंने डी लिया, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने बताया ना कि जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, यहाँ पर इसके कितने परमाणु? 2 होंगे, 2 परमाणु होंगे। तो यानी आपका डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब हो जाएगा आपका 1s2। और 1s2 में आप देखेंगे इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। तो आप कर देंगे 2 और गुणे 2, 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा परमाणु भार कितना? 20 हो जाएगा। ये भी आपसे पूछ लेता है कि भारी जल का जो है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होगी मेरे भाई? तो कितनी हो जाएगी? वो 20 हो जाएगी। ठीक है, माइन्यूट सा डिफरेंस आप समझ पाएंगे, यही बात आप सभी को पता होगी कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होता है। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। दोस्तों ये भी मैंने डिस्कस किया है, इस टॉपिक को भी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। मैंने बताया कि जो पीएच पैमाना होता है उसका जो मान होता है वो 0 से लेकर के कितना होता है? 14 तक होता है, और बीच में एक मान होता है 7, जिसका मान 7 होता है वो होता है आपका उदासीन। वो आपका क्या होता है? उदासीन यानी कि न्यूट्रल। और जिसका मान 7 से कम होता है वो होता है आपका अम्ल, और जिसका मान 7 से ज़्यादा होता है वो होता है आपका क्षार। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अम्ल है, अम्ल का जो पीएच मान होगा दोस्तों वो क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अम्ल हो उसका मान जो हमेशा इस बात को ध्यान देना 7 से कम होगा उसका पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? मैंने बताया कि पीएच पैमाना ऐसा होता है जो अम्लीय और क्षारीय सांद्रता को व्यक्त करता है। पीएच पैमाने की खोज की अगर हम बात करते हैं तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है। ठीक है, आयरन यानी कि Fe और क्रोमियम यानी कि Cr और निकल यानी कि Ni। आपका इनका कॉम्बिनेशन यानी इन सभी को जब मिला दिया जाता है तो आपका क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा के रूप में। कहाँ किया जाता है दोस्तों? बेकिंग सोडा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र, यानी कई बार इससे बोल देता है बेकिंग सोडा, ये कई बार इसी को इसी नाम से बोल दिया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? बोल देते हैं बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए पूछा है अगला क्वेश्चन आपसे ये कि सबसे हल्का गैस यानी सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे हल्की गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। इन्होंने बोला है सबसे हल्की हाइड्रोजन के बाद, लेकिन निष्क्रिय गैसों में बात की जाए तो सबसे हल्की होती है आपकी हीलियम। कौन सी होती है दोस्तों? हीलियम। और हीलियम का उपयोग जो होता है गुब्बारों में किया जाता है, और जो आपके वायुयान के जो टायर होते हैं, ठीक है, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बायो से रिलेटेड है। तो कलर लगभग हो जा रहा है सिमिलर, हालांकि ये मैंने लिया है ग्रीन और ये है आपका ब्लैक। ब्लैक है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैक है फिर ये भी ग्रीन है, कलर बिल्कुल सेम है। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई, कलर को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ चेंज ताकि आपको क्लियर रहे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है आपकी यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, लीवर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि लीवर कौन से रस का श्रवण करता है। लीवर कौन से रस का श्रवण करता है, ठीक है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन आपका, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो
ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के बाद, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या होता है कि जो भी आपकी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रक्त में सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए ये हमारी बॉडी में जो WBC होती हैं, वो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी इनको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं या शुद्ध रक्त कोशिकाएं इनको हम बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में प्रहरी के रूप में, ठीक है, प्रहरी के रूप में, यानी एक बात कर सकते हैं कि सैनिक के रूप में ये कार्य करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारी बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोगों से लड़ने की क्षमता को ये क्या करती हैं, इन्हांस करती हैं, बढ़ाती हैं। ये यहाँ पर आपका जवाब भी यही है कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना WBC का काम होता है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बहुत ही आसानी से आप इस बात का जवाब दे पाएंगे दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है। तो रक्त का संचार करना हृदय का मुख्य कार्य होता है मेरे भाई, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि जो मनुष्य का हृदय होता है, जो मनुष्य का हृदय होता है, वो कितने खंड में, यानी कितने वेस्म में डिवाइड होता है, कितने चैम्बर में डिवाइड होता है। तो दोस्तों इस मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 खंडों में, यानी 4 चैम्बर में, ठीक है, 4 वेस्म में डिवाइड होता है। कौन 4 में होता है, ठीक है, 4 में डिवाइड होता है। एक होता है आपका दायां अलिंद, एक होता है बायां अलिंद, एक होता है दायां निलय, एक होता है आपका बायां निलय, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, मैंने बताया आप सभी को कि अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण और जनरल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट स्टडी का आपका ये टॉपिक होता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य। दोस्तों सभी को पता होगा कि सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, परावैंगनी किरणें जो होती हैं, उन्हीं से पृथ्वी की रक्षा करना। आप सभी को पता होगा कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि आपका समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्लियर है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है O3 होता है, ठीक है, O3 होता है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कार्य, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2 होती है मुख्य। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, सभी को पता होगा दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी का तल है, अब इससे ऊपर क्या होते हैं, गैसों की एक लेयर बनती जाती है, गैसों की एक लेयर बनती जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, सूर्य, अब सूर्य की किरणें जो होती हैं पृथ्वी पर यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊपर नहीं जा पाती है, और जब ऊष्मा नहीं जा पाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये पृथ्वी पर ही फैल जाएगी। पृथ्वी पर जब फैल जाएगी तो पृथ्वी पर क्या होगी, गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों ने देखा होगा इस बार मेरे भाई गर्मी का क्या आलम था, टेम्परेचर कितना पहुंच गया था, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोग इस बात से बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हैं मेरे भाई। तो टेम्परेचर लगातार दिनों के दिन बढ़ता जा रहा है मेरे भाई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इसके सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो वो है आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो बात करते हैं वो है आपका फैट यानी कि वसा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करता है, त्वरित ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है, तो दोस्तों वो करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वो करता है कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वो देता है फैट यानी कि वसा। तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वो है वसा यानी कि फैट। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लड बैंक के नाम से कौन सा अंग जाना जाता है, तो दोस्तों स्प्लीन होता है यानी कि प्लीहा। प्लीहा जो होता है इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने पूछा है। तो बात करते हैं अगर संख्या में पूछता है तो हो जाएगा आपका 46, लेकिन अगर पूछ लिया जाए जोड़े में तो ऑब्वियस सी बात है कितने जोड़े बनेंगे, 23 जोड़े बनेंगे। तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं आपके 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं,
तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मेरे भाई। इस बात को आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े क्या होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। क्लियर है? चलिए, इस बात को आपने ध्यान रखना है। यह है आपका गुणसूत्र मेरे भाई। ये गुणसूत्र होता है, इसके अंदर जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये जीन होता है। जीन क्या होता है? आनुवंशिकता की इकाई होता है। आप सभी को पता होगा, आप सभी को ये बात पता होगी मेरे भाई कि जो मनुष्य में गुणसूत्र होता है, इसी से डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो आपका बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। आप सभी को पता है कि अगर एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तो क्या पैदा होता है? लड़का। ठीक है, क्या पैदा होता है? लड़का। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है तो क्या पैदा होती है? लड़की पैदा होती है। अब आप सभी को पता होगा कि मनुष्य में जो होता है यानी पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होता है? आपका एक्स वाई। लेकिन जो महिला होती है उसमें क्या होता है? आपका एक्स एक्स। तो अगर पुरुष का एक्स और महिला का भी एक्स तो फिर क्या हो जाएगी? लड़की। अगर पुरुष का वाई और महिला का एक्स तो फिर क्या हो जाएगा? लड़का। लेकिन आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्या बोलते हैं कि लड़की पैदा होती है तो कुछ लोग आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो मतलब लड़कियों को कोसते हैं, और सबसे ज़्यादा वो अपनी वाइफ को कोसते हैं, अपनी पत्नी को कोसते हैं कि तुम्हारी वजह से क्या बोलते हैं लड़की पैदा हुई है। जबकि मेरे भाई रियलिटी तो यही है कि अगर इनका वाई गुणसूत्र जाएगा तब तो लड़का पैदा होगा, अगर एक्स एक्स गुणसूत्र जाएगा तो लड़की पैदा होगी। भाई प्रॉब्लम तो तुम्हारे से ही है, इनके अंदर तो ऑलरेडी एक्स एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपने और ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं कितने कायिक गुणसूत्र होते हैं और कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो दोस्तों आपको सभी को ध्यान देना है 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं आपके कायिक। कायिक और दो गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके होते हैं लिंग। लिंग यानी लिंग का निर्धारण यही दो करते हैं, और बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्धारण कौन करता है? ये 44 करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक संरचना अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मान लीजिए हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये समझिए कि आपका ये कमर के पूरा ऊपर का हिस्सा है और ये कमर के नीचे का यहाँ से हिस्सा है। तो यहाँ पर आपके 2 गुणसूत्र होंगे और ये आपके 44 गुणसूत्र होंगे, यानी इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। इसको हम बोलेंगे ऑटोसोम्स यानी कि कायिक गुणसूत्र, और इसको क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र। तो लिंग का निर्धारण ये आपके लिंग गुणसूत्र करते हैं, और बॉडी का निर्धारण, बॉडी का स्ट्रक्चर, नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, मुंह कैसा होगा, किसके बुआ के जैसे, कि मामा के जैसे, पापा जैसे, मम्मी जैसे, किसके जैसे, वो निर्धारण कौन करता है? ये 44 गुणसूत्र। लड़का होगा या लड़की, ये कौन डिसाइड करता है? ये 2 गुणसूत्र तय करते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी हो। कैसी लगी मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों जैसे भी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपकी ग्रुप डी एक रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की स्पेशल क्लास आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिलने वाली दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप पूरी तरह से शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।